अगर अगले 2 मिनट में वो लाल फाइल मेरे मेज पर ना हुई तो कसम है मुझे, मैं भूल जाऊंगी कि तुम कंपनी के मालिक के इकलौते बेटे हो। और ये भी भूल जाऊंगी कि तुम मुझसे 2 साल बड़े हो। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हारे आने वाली 7 नस्लें भी इश्तिहार बनाने से तौबा कर लेंगी। हानिया ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डालते हुए जोर से मेज पर हाथ मारा। सुबह के 9 बज रहे थे और दफ्तर में हु का आलम था, क्योंकि क्लाइंट के आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। हानिया, जिसने अपनी 26 साल जिंदगी में हमेशा असूलों की पाबंदी की थी, इस वक्त गुस्से से कांप रही थी। सामने बैठा जारून बड़ी लापरवाही से अपनी कुर्सी घुमा रहा था। उसे हानिया की मिडिल क्लास मेहनत और वक्त की पाबंदी हमेशा एक फजूल ड्रामा लगती थी। जारून ने इत्मीनान से दरवाजा खोलकर फाइल निकाली और इसे हवा में लहराते हुए कहा, बीबी, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, ये बात हम सबको पता है। लेकिन ये दफ्तर है, कोई स्कूल नहीं जहां तुम हर वक्त डंडा लेकर मेरे सर पर खड़ी रहती हो। मेरे वालिद ने ये कंपनी इसलिए बनाई थी कि हम मजे से काम करें, ना कि तुम जैसी लड़कियों के चीखने की आवाजें सुने। हानिया ने झपट कर उसके हाथ से फाइल छीनी और जरून की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि तुम्हारे वालिद के पास दौलत है, इसलिए तुम्हें गलती करने का हक है। लेकिन मुझ जैसी लड़कियों के पास सिर्फ मेहनत है, और मैं तुम्हारी नालायकी की वजह से अपनी पोजीशन खराब नहीं कर सकती। अब खामोशी से बैठो और मुझे काम करने दो। हानिया ने तेजी से फाइल खोली ताकि कागजात का जायजा ले सके, मगर फाइल खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर इश्तिहार का मसूदा नहीं बल्कि एक कागज पर हानिया का कार्टून बना हुआ था, जिसके सर से धुआं निकल रहा था। जानून ने हानिया के चेहरे के बदलते रंग देखकर जोरदार कहका लगाया और मेज पर तालियां बजाते हुए बोला कि मानना पड़ेगा, मेरी ड्राइंग कमाल की है। तुम गुस्से में बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। हानिया ने गुस्से से वो कागज मुट्ठी में पीस लिया और दांत पीसते हुए बोली कि जरूर, ये वक्त मजाक का नहीं है। वो लोग किसी भी वक्त दरवाजे से अंदर आ सकते हैं। असल कागजात कहाँ है? जारून ने अपनी हंसी रोकते मेज के नीचे से एक और फाइल निकाली और हानिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि असल कागजात ये है मोहतरमा, मैं तो बस तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, जो हमेशा की तरह हाई है। हानिया ने वो दूसरी फाइल खोली तो उसमें काम मुकम्मल था और इंतहाई नफासत से किया गया था, जिसे देखकर उसके दिल ही दिल में उसने जारून की काबिलियत का एतराफ करना पड़ा, मगर उसने चेहरे पर संजीदगी बरकरार रखी। जारून ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और अकड़ते हुए बोला, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए एक कड़क चाय मंगवा दो, क्योंकि तुम्हारी चीखें सुनकर ना मेरा सर दुखने लगा है। हानि ने उसे घूरते हुए उनका काम का बटन दबाया और चपरासी को चाय का ऑर्डर दिया। उसका माथा गुस्से की शिद्दत और टेंशन से पसीने में भीग चुका था, जबकि जरूर का ठंड लगना शुरू हो गई थी। हानिया बीबी, ये दफ्तर है, तुम्हारे अब्बा जी का शिमला नहीं, जहां तुम्हें हर वक्त बर्फबारी चाहती हो। मुझे सर्दी लग रही है और तुमने एसी का दर्जा हरारत फिर से 16 पर कर दिया है। क्लाइंट के जाने के बाद अभी सुकून का सांस भी नहीं वो ले गया था कि जरूर ने मेज पर फाइल पटकते हुए एसी के रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाया। हानिया ने फौरन रिमोट उठाकर अपनी दराज में रख दिया और बड़ी संजीदगी से चाय का घूंट पड़ते हुए जवाब दिया कि अगर तुम्हें इतनी ही सर्दी लग रही है तो दफ्तर में कंबल लेकर आया करो, क्योंकि मेरा दिमाग तुम्हारी फजूल हरकतों की वजह से हर वक्त उबलता रहता है और इसे ठंडा रखने के लिए इसी का चलना बहुत जरूरी है। अभी उनकी बहस अरूज पर ही थी कि जरूर का दोस्त आसिम हाथ में खाने की फहरसत लहराता हुआ अंदर दाखिल हुआ और बुलंद आवाज में बोला कि बस करो तुम दोनों, ये तीसरी जंग अजीम के बाद मिल लड़ लेना, फिलहाल खाने का वक्फा हो गया है और आज हम सब नए खुलने वाले होटल जा रहे हैं। सुना है वहां की कड़ाही लाजवाब है। जारू ने फौरन कुर्सी छोड़ी और खुश होते हुए बोली, शुक्र है तुम आ गए आसिम, मुझे तो वैसे भी इस बर्फ खाने से निकलना था वरना मैं यहीं जम जाता। आसिम ने हानिया की तरफ देखा और मुरब्बत से पूछा कि हानिया बीबी, आप भी चलें, थोड़ा मुंह ठीक हो जाएगा। हानिया ने फाइल पर नजर हटाए बगैर स्पार्ट टेरे में कहा कि तुम लोग जाओ, मुझे ये काम मुकम्मल करना है, और वैसे भी मुझे तुम लोगों की तरह दफ्तर के औकात में
आवारा गर्दी करने का कोई शौक नहीं है। मैं अपना खाना घर से लाई हूँ। जरून ने हासिम के गद्दे पर हाथ रखा और तंजिया हंसी के साथ बोला कि रहने दो हासिम, ये इंसान नहीं रोबोट है। इन्हें खाने की नहीं बल्कि सिर्फ काम और गुस्से की जरूरत होती है। चलो हम चलते हैं। हानि ने गुस्से से कलम मेज पर पटका और जाते हुए जरून की पीठ पीछे ऊंची आवाज में सुनाया कि रोबोट होना तुम जैसे नालायक इंसानों से बेहतर है, जो दफ्तर में मुफ्त की चाय पीते हैं और दूसरों का वक्त बर्बाद करते हैं। मुआफ कीजिएगा साहब और मैडम, बड़े साहब ने आप दोनों को अभी इसी वक्त अपने कमरे में बुलाया, लेकिन अंदर जाने से पहले एहतियात कीजिएगा, क्योंकि आज साहब गुस्से में नहीं है बल्कि बहुत खामोश है, और ये खामोशी तूफान से पहले वाली लग रही है। चपरासी ने दरवाजा खोलकर दबी आवाज में इतला दी तो दोनों की बहस वहीं रुक गई। जरूर ने माथे पर बल डालते हुए बड़ी लापरवाही से पूछा, खैरियत तो है? बाबा को सुबह सुबह हमारी याद क्यों आ गई? अभी तो मैंने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। चपरासी ने डरते हुए इधर उधर देखा और राजदाना अंदाज में बोला कि सर मुझे नहीं पता, बस मैंने देखा है कि साहब अपनी मेज से जाती सामान समेट रहे हैं और उन्होंने हुक्म दिया है कि अगर जरूर और हानिया 1 मिनट में अंदर ना आए तो वो हमेशा के लिए उस दफ्तर को ताला लगाकर चले जाएंगे। और ये सुनकर दोनों के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई थी, क्योंकि साहब का सामान समेटना कोई मामूली बात नहीं थी। दोनों अपनी लड़ाई भूलकर धड़कते दिल के साथ साहब के कमरे की तरफ भागे। कमरे में अजीब सी वीरानी थी। साहब कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए छत को घूर रहे थे और उनके सामने वही नीली फाइल रखी थी जिस पर हानिया और जरून सुबह लड़ रहे थे। उन्हें देखते ही साहब ने गहरी सांस ली और बगैर किसी तमहीद के बोले, बैठ जाओ। तुम दोनों के पास लड़ने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन मेरे पास अब वक्त कम हो चुका है। हानिया ने घबरा कर पूछा कि सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या सब ठीक है? साहब ने नीली फाइल पर हाथ रखा और इंतहाई संजीदगी से इंकशाफ किया कि पिछले 3 बड़े मंसूबों में नाकामी की वजह से कंपनी दिवालिया होने के दहाने पर है। बैंक ने में आखिरी नोट्स बेच दिया है और अगले 6 माह में हमने ये कर्जा ना उतारा तो कंपनी नीलाम हो जाएगी। जरूर ने आगे बढ़कर कहा कि बाबा आप फिक्र न करें, हम मेहनत करेंगे। लेकिन साहब ने उसे हाथ के इशारे से रोका। वो नम आंखों से बोले, बात सिर्फ मेहनत की नहीं है जरूर, बात एतमाद की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मैंने तुम दोनों की काबिलियत पर जुआ खेला है। साहिब ने नीली फाइल उनकी तरफ सरकाई और बढ़ाई हुई आवाज में कहा कि मैंने बोर्ड को मनाने के लिए अपना जाती घर और तुम्हारी माँ के जेवरात गिरवी रखवा दिए ताकि हमें ये आखिरी मौका मिल सके। ये सियाहत का सरकारी मंसूबा हमारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। जरून को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा हो। उसका खानदानी घर और माँ के जेवरात दांव पर लगे थे। साहब ने हानिया की तरफ देखा और बोले, हानिया मैं जानता हूँ तुम सोच रहे हो कि तुम ही क्यों, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की क्लाइंट ने साफ कहा है कि उन्हें रवायती इश्तिहार नहीं चाहिए, उन्हें जज्बात और जदीदियत का मलाप चाहिए। हानिया के पास अल्फाज का दर्द है और जरून के पास तस्वीरों की जदीद सोच। तुम दोनों अलग हो, सिफर हो, लेकिन मिलकर तुम जादूगर हो। फिर साहब ने फैसला कुन लहजे में कहा कि अब अगर तुम दोनों ने लड़ाई में एक दिन भी जाया किया तो याद रखना कंपनी तो डूबेगी ही, मगर जरूर हम छत से भी महरूम हो जाएंगे। और हानिया तुम्हारे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है कि अपनी आना प्यारी है या अपने वालिदैन की इज्जत। इसका मतलब है कि अगले 6 माह तक मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना मेरे हाथों से ये नौकरी चली जाएगी और मेरे घर वाले सड़क पर आ जाएंगे। कमरे से बाहर निकलते हानिया ने दीवार का सहारा लिया और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जरून के हाथ में वो नीली फाइल थी जिसे उसने इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। वो कुछ देर पहले तक संजीदा था, मगर हानिया की बात सुनकर उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई ताकि अपना खौफ छुपा सके। वो हानिया के करीब आया और दीवार पर हाथ रखकर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, बेबी
सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं जा रही, मेरा घर भी गिरवी पर पड़ा है। इसलिए अब जज्बाती ड्रामा बंद करो और हकीकत की दुनिया में वापस आओ। हानिया ने उसे नफरत से पीछे धकेला और फाइल छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जरूर ने फाइल ऊपर कर ली। हानिया ने दांत पीसते हुए कहा, ये फाइल मुझे दो, मैं इसका मुताले करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी नालायकी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं ये प्रोजेक्ट सिर्फ अपने वालिदैन के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और शराकत दारी का पहला असूल ये है कि फाइल बॉस के पास रहती है। हानिया ने उसे नफरत से देखा और झिपट कर उसके हाथ से फाइल छीन ली। उसने पास पड़ी मेज से एक मार्कर उठाया और फाइल के खाली कवर पर बड़े बड़े हिंसों में 143 लिख दिया। जरून ने हैरत से पूछा कि ये क्या है। खानी ने फाइल को मजबूती से थामते उस बार लहजे में जवाब दिया कि मेरे दफ्तरी रजिस्टर का अगला सीरियल नंबर है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेहंगम तरीके से काम नहीं करती। आज से इस प्रोजेक्ट का नाम और फाइल 143 है और ये मेरी निगरानी में रहेगी। जारून ने कंधे उचकाकर सीटी बजाते हुए अपनी मेज की तरफ बढ़ा, फिर अचानक मुड़ा और एसी की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर बोला कि नंबर जो भी रख लो, लेकिन एसी अब 16 पर ही रहेगा, क्योंकि मुकाबले की गर्मी बढ़ने वाली है। अम्मी, खुदा का वास्ता है, मेरी शादी की बात चलाना बंद करें। मैं भी अपने काम पर तवज्जो देना चाहती हूँ। और वैसे भी मुझे इन शादियों की शोर शराबे और से सख्त नफरत है। और ये कपड़े इतने भारी हैं जो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हानी ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने दुपट्टे को झटकते हुए मुंह बनाया। वो पिछले एक घंटे से तैयार हो रही थी और उसका मूड बिगड़ चुका था। उसकी वालदा जो पीछे खड़ी उसके बालों में पिन लगा रही थी, उन्होंने डांटते हुए कहा कि चुप करो लड़की, तुम्हें पता है आज तुम्हारी खाला की तरफ से कितने अहम मेहमान आ रहे हैं। अगर तुम वहां मुंह लटकाकर बैठी रही तो मेरी नाक कट जाएगी। और वैसे भी तुम कौन सा दफ्तर जा रही हो जो तुम्हें फाइल उठानी है। आज तो इंसानों की तरह मुस्कुरा लेना। हानिया ने बेजारगी से आईने में खुद को देखा, जहां वो भारी भरकम जेवरात और गहरे रंग के कपड़ों में वाकई किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी। उसने आह बढ़ते हुए जवाब दिया, अम्मी, आप मुझे इंसान नहीं बल्कि जेवरात की दुकान बनाकर ले जा रही है। और अगर किसी ने पूछा कि लड़की क्या करती है, तो मैं साफ बता दूंगी कि लड़की दफ्तर में लोगों का दिमाग खाती है और घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। वालिदा ने उसके बाजू पर हल्की सी चिपट लगाकर कहा, खबरदार जो वहां अपनी जुबान चलाई, बस खामोशी से मेरे साथ चलना और मुस्कुराते रहना। बेटा, जरा इधर पलटना। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल चौधरी का चांद। अरे नसीमा बहन, देखो तो हानिया कितनी बड़ी हो गई है। शादी के हॉल में दाखिल होती एक बुजुर्ग खातून ने हानिया के बाजू से पकड़ लिया और इसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखने लगी जैसे सब्जी मंडी में फल खरीदने से पहले जांचा जाता है। हानिया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, जिसमें दर्द ज्यादा और खुशी कम थी। उसने दबी आवाज में अपनी माँ से कहा, अम्मी, मेरे गाल मुस्कुरा मुस्कुरा कर ना दुख रहे हैं, क्या मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जाकर बैठ जाऊं। अम्मी ने उसे घूरते हुए तनबिया की कि अभी तो हम आए हैं और तुम शुरू हो गई हो। देखो वो सामने तुम्हारे कजन आए हैं, जाओ उनको सलाम करो और खबरदार जो कहीं छुपने की कोशिश की। हानिया ने सर हिलाया और मौका मिलते ही हुजूम से बचती खाने वाले हिस्से के सबसे कोने वाले मेज की तरफ भागी, जहां थोड़ा सुकून था। वो एक सुतून के पीछे चुपकर खड़ी हो गई और गहरी सांस लेकर खुद से बोली कि या अल्लाह, ये शादी है ये सजा। इससे बेहतर था मैं दफ्तर में बैठकर उस खड़ूस जरून की बातें ही सुन लेती। कम से कम कोई ये तो नहीं पूछता कि बेटी गोल रोटी बनाना आती है या नहीं। अगर तुम इन कबाबों को ऐसे घूरती रहोगी तो ये डर के हमारे खुद ही प्लेट से कूद जाएंगे। इससे बेहतर है कि इन्हें खा लो। अचानक एक जानी पहचानी और शरारती आवाज हानिया के कानों से टकराई। हानिया जो खाने की खुशबू में गुम थी, बुरी तरह से चौंकी। सामने देखा तो प्लेट हाथ में थामे जरून खड़ा मुस्कुरा रहा था। हानिया उसे वहां देखकर हक्का बक्का रह गई। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्या अब तुम शादियों में वेटर का काम करने लगे हो। जरून हंसा और अपनी काली बास्केट ठीक करते हुए बोला, नहीं, मैं तो दूल्हे का दोस्त हूँ।
लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। दफ्तर में तो तुम शेरनी बनी रहती हो और यहाँ पी की बिल्ली क्यों बनी हो? वैसे सच कहूँ तो आज तुम पहली बार इंसान लग रही हो और ये रंग तुम पर जच भी रहा है। वरना दफ्तर में तो तुम हमेशा स्याह और सफेद लिबास में किसी पुरानी फिल्म का हिस्सा लगती हो। हानि ने घबराकर इधर उधर देखा कि कोई रिश्तेदार तो ना देख ले, और दबी आवाज में गुस्से से बोली, तुम यहाँ भी आ गए मेरा सुकून बर्बाद करने? खबरदार जो मेरा रिश्तेदारों के सामने कोई उल्टी सीधी बात की या मेरे दफ्तर का जिक्र भी किया, वरना मैं तुम्हारा वो हाशिर करूंगी कि दुनिया याद रखेगी। अब जाओ यहाँ से। जैरून ने इत्मीनान से कबाब का एक टुकड़ा मुंह में रखा और कंधे झुकाते बोला कि मैं तो बस देखने आया था कि तुम दफ्तर के बाहर भी इतनी ही लड़ाका हो या नहीं, लेकिन लगता है तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे जेवरात से भी ज्यादा भारी है। अरे बेटा, तुम यहाँ छुपी खड़ी हो, और ये साथ कौन साहिब है? क्या ये तुम्हारे साथ पढ़ते थे? अभी हानिया जारून को भगाने की कोशिश कर ही रही थी कि वही बुजुर्ग खातून जो दरवाजे पर मिली थी अचानक वहां आदम की और शक बड़ी निगाहों से जारून को देखने लगी। हानिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इससे पहले कि कोई बहाना बनाते, जारून ने बड़ी आजी से खातून को सलाम किया और नहायत मासूम बनकर बोला कि नहीं आंटी, मैं हानिया बीबी के साथ काम करता हूँ। दरअसल मैं इनका मातहत हूँ। ये हमारी दफ्तर की सबसे होशियार और सख्त मिजाज ऑफिसर है। मजाल है जो कोई इनके सामने ऊंची आवाज में बात भी कर सके। हम तो इनके गुस्से से थर थर कांपते हैं। आंटी ये सुनकर हैरान हुई और बोली, अच्छा मुझे तो लगा था कि आनिया बहुत शर्मीली बच्ची है, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि ये ऑफिसर है। आनी ने जरून को कहानी मारने की कोशिश की, मगर वो पीछे हट गया और मुस्कुराते हुए मजीद बोला, जी बिल्कुल आंटी, आप इनके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढे जो बहुत बहादुर हो, वरना हानिया बीबी तो इसे एक दिन में सीधा कर देंगी। आंटी हंसते हुए हानिया के सर पर हाथ फेरकर वहां से चली गई। हानिया ने सुख का सांस लिया, फिर जरून को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली कि तुमने क्या बकवास की है? मातहत मैं मैं तुम्हारी। जरून ने खाली पेट मेज पर रखी और आंखें दबाते बोला, शुक्रिया मत बोलना, मेरी तुम्हारी इज्जत बढ़ाई है, वरना आंटी ने अभी पूछ लेना था कि बिरयानी बनानी आती है या नहीं। चलो मुस्कुरा दो, वरना लोग समझेंगे कि दुल्हन की उदास बहन तुम ही हो। ये लो पकड़ो कबाब, ये तुम ही खा लो, इससे पहले कि मेरा बेटा बीपी शूट कर जाए। मैं जा रही हूँ। पता नहीं तुम्हारे साथ काम कैसे करूंगी, ये सोचकर ये दिमाग घूम रहा है। अगर तुमने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और नहीं बढ़ाई तो हम इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही फारिग कर दिए जाएंगे, क्योंकि साहिब की कॉल आ चुकी है और वो बहुत गुस्से में है। हानी ने मोबाइल फोन कान से हटाते हुए घबराई हुई आवाज में कहा। गाड़ी शाहिरा पर तेजी से दौड़ रही थी और शाम के साए गहरे हो रहे थे। दफ्तर से निकलते वक्त जो अफरा तफरी मची थी उसे दोनों के असाब ढीले कर दिए थे। जरून ने स्ट्रिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत की और संजीदगी से जवाब दिया कि बीबी, ये गाड़ी है कोई हवाई जहाज नहीं, और मैं ड्राइवर हूँ, जादूगर नहीं। अगर हम जिंदा पहुंच गए तो प्रोजेक्ट भी संभाल लेंगे, लेकिन अगर तुमने यूं ही हर 2 मिनट बाद मुझे डराया तो हम किसी खंबे से जरूर टकरा जाएंगे। हानिया ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर वीरान रास्ते को देखते बुड़बुड़ाई कि मेरी किस्मत ही खराब है जो मुझे तुम्हारे साथ इस मुसीबत में फंसा पड़ा। पता नहीं कब ये मनहूस सफर खत्म होगा। जरून ने हानिया की बुड़बुड़ाहट सुन ली और मुस्कुराते हुए बोला कि सफर का तो पता नहीं, लेकिन भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आगे एक ढाबा नजर आ रहा है। कुछ खा लेते हैं, वरना खाली पेट लड़ाई भी नहीं हो सकेगी। ये चाय है या गर्म पानी जिसमें चीनी घोल दी गई है? इससे बेहतर चाय तो मैं दफ्तर में खुद बना लेता हूँ। जारून ने सड़क किनारे बने एक छोटे से ढाबे पर मुंह बनाते कप मेज पर रखा। सफर शुरू हुए 3 घंटे हो चुके थे और भूख की वजह से उन्हें रास्ते में रुकना पड़ा था। हानि ने अपनी प्लेट से समोसे तोड़ते हुए तंज किया, शुक्र अदा करो कुछ मिल रहा है, वरना तुम्हारी ड्राइविंग देखकर मुझे लग रहा था कि आज का खाना हम अस्पताल में खाएंगे। अभी वो खा ही रहे थे कि पास बैठे कुछ मकामी लड़के
हानिया को अजीब सी नजरों से घूमने लगे। हानिया घबरा गई और उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए सर झुका लिया। जारून ने ये देखा तो फौरन अपनी कुर्सी हानिया के आगे खिसका दी ताकि उन लड़कों का नजारा बंद हो सके, और ऊंची आवाज में बोला कि जल्दी खाओ बेगम साहिबा, हमारे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हारी सास भी नाराज हो रही होंगी। हानिया ने हैरत से आंखें फाड़ कर जारून को देखा, फिर लड़कों को मायूस होकर जाते देखकर वो दबी हंसी के साथ बोली कि तुम झूठ तो बहुत सफाई से बोलते हो, लेकिन शुक्रिया मुझे इन घूरती नजरों से बचाने के लिए। अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम मेरे बच्चों के नाम भी रख दो। अगर तुमने गाड़ी ठीक ना की ना तो सामने खड़ा वो ट्रक ड्राइवर हमें कच्चा चबा जाएगा। मुझे उसकी शक्ल बहुत खतरनाक लग रही है और अब तो रात भी हो गई है। हानि ने कांपती हुई आवाज में कहा और जरून के पीछे छुप गई। ढाबे से निकलकर कुछ ही दूर गए थे कि गाड़ी सुनसान सड़क पर हिचकोले खाकर बंद हो गई, और किस्मत की खराबी देखी कि पास ही एक ट्रक खड़ा था जिसका ड्राइवर उन्हें मशकूक नजरों से देख रहा था। जरून ने गाड़ी का बॉनेट खोला तो अंदर से धुआं निकला। उसे ट्रक ड्राइवर को अपनी तरफ आते देखा तो हानिया को तसल्ली दी कि डरो मत, मैं हूं ना, वो बस मदद करने आ रहा है। ट्रक ड्राइवर ने करीब आकर अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव दिया और भारी आवाज में बोला, बाबूजी, लगता है गाड़ी का काम तमाम हो गया। आगे 1 मील दूर एक होटल है, वहां चले जाओ। रात यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ लूटमार भी होती है। जारून ने सूख कर सांस लिया कि ड्राइवर मददगार निकला। उसने हानिया का बाजू पकड़कर उसे गाड़ी से दूर करते हुए बोला, देखा, तुम ख्वामख्वाह में डरपोक बन गई थी। अब अपनी सैंडल हाथ में पकड़ लो, क्योंकि हमें पैदल मार्च करना पड़ेगा। चलो हिम्मत करो। देखिए साहब, हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा खाली है और असूल के मुताबिक निकाहनामे के बगैर हम किसी जोड़े को कमरा नहीं देते। होटल की इस्तकबालिया पर बैठे हुए मोटी तोंद वाले मैनेजर ने शक भरी नजरों से इन दोनों को देखा, जो कि पैदल चल चल के धूल मिट्टी में अटे हुए थे। एक पुरानी इमारत थी जिसके दर दीवार से वहशत टपक रही थी। हानिया शर्म से सुर्ख हो गई और जल्दी से वजाहत करने लगी, आप गलत समझ रहे हैं, हम मियाँ बीवी नहीं है, हम कॉलीग्स हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई है। जरून ने मैनेजर की आंखों में आंखें डालकर संजीदे से कहा, चचा जी, अगर हम मियाँ बीवी होते तो अब तक लड़ लड़ कर एक दूसरे का सर फाड़ चुके होते और इस वक्त थाने होते, ना कि होटल में। आप हमारी शक्लें देखें, हम मुसीबत के मारे हैं, कोई भागे हुए आशिक नहीं। बस रात गुजारने के लिए छत चाहिए, वरना हम आपके बरामदे में भी बैठ जाएंगे और सुबह पुलिस को बताएंगे कि आपने मदद नहीं की। मैनेजर ने जरून की बात सुनकर जोरदार कहका लगाया और चाबी मेज पर फेंकते हुए बोला, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, मियाँ बीवी की शक्लों पर इतनी मुसीबतें मसूमियत नहीं होती। चलो, ये कमरा ले लो, लेकिन किराया पहले दे देना। जरून ने सुकून का सांस लिया और चाबी उठाकर हानिया की तरफ मुड़कर कहा, चलो, शुक्र करो से यकीन आ गया कि हम शादीशुदा नहीं है, वरना आज रात हमें तारों की छांव में सोना पड़ता। खबरदार, अगर तुमने शोर मचाया तो ये छिपकली सीधा तुम्हारे मुंह में जाएगी। देखो, बेचारी खुद तुम्हारे मेकअप से कितना डर रही है, और इसे हार्ट अटैक मत करवा देना। जरून ने एक हाथ में जूता और दूसरे में तौलिया पकड़कर कुर्सी पर चढ़ते कहका लगाया, और वो खुद छिपकली से खासा फासला रख रहा था, मगर हानिया को डराने का हाथ से मौका जाने नहीं देना चाहता था। हानिया जो पहले बिस्तर के कोने पर सुकड़ी बैठी थी, जरून की इस मजाक पर उसका जब्त टूट गया। दिन भर की थकावट, वीरान सड़क का अनजाना खौफ, गाड़ी की खराबी और अब इस घटिया होटल की सीलन ज़दा दीवारों ने मिलकर उसके आसाब तोड़ दिए थे। वो वहीं घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगी और हिचकियों के बीच बोली कि मुझे घर जाना है। जरूर मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, मुझसे ये दबाव बर्दाश्त नहीं होता। मैं सिर्फ बाहर से सख्त बनती हूँ, अंदर से मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे अम्मी याद आ रही है। जारून की हंसी फौरन रुक गई और उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो पत्थर दिल समझता रहा है वो तो मोम की गुड़िया है।
اور उससे भी ज्यादा नाजुक है। उसे अपनी बदतमीजी पर शदीद नादामत हुई। ज़ारून ने जूता नीचे फेंका और संजीदा होकर फर्श पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसने हानिया की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, रोना बंद करो हानिया। डरना बुरी बात नहीं है, सच तो ये है मैं कि तुमसे भी बड़ा डरपोक हूँ यार। बस मैं शोर मचाकर अपना डर छुपाता हूँ। हानिया ने हैरत से भीगी आंखों के साथ सर उठाया। तो ज़ारून ने तलख मुस्कुराहट के साथ एतराज किया कि तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाह शहजादा हूँ, मगर हकीकत यह है कि मैं हर वक्त डरता हूँ कि कहीं मैं अपने बाप की उम्मीदों पर पूरा न उतर सका तो वो घर और बाकी जेवरात सब नीलाम हो जाएगा। मैं हर वक्त का हंसता खेलना और शरारतें सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि अपने अंदर के दबाव को छुपा सकूं, वरना इस जिम्मेदारी के बोझ ने मुझे कब का तोड़ दिया होता। हम दोनों ही नकली चेहरे लगाकर घूम रहे हैं। ये वो रात थी जहां दोनों ने पहली बार अपने चेहरों से नकाब उतारे और एक दूसरे के असली रूप को देखा। कमरे में खामोशी थी, मगर ये खामोशी अब अजनबी नहीं थी, बल्कि इसमें एक हमदर्दी थी। हानिया ने अपने आंसू साफ किए और जरून की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम मजाक और शरारत के अलावा भी कुछ ढंग की बात कर सकते हो। लगता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझती थी। जरून ने वापस अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया कि अभी तो तुमने मेरी अच्छाई की सिर्फ झलक देखी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। पार्टनर, अब सो जाओ, कल सुबह हमें जंग लड़ने भी जाना है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा जोरदार दस्तक हुई थी और दोनों ने चौंक गए थे। जरून ने चौंकना होकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा मेले कपड़ों वाला लड़का हाथ में चाय की केतली लिए खड़ा था। उसकी एक आंख छोटी और एक बड़ी थी, जो देखने में बहुत अजीब लग रही थी। उस लड़के ने कमरे में झांक कर हानिया को देखा और फिर जरून की तरफ देखकर एक पुरस्कार और खुरखुराती हुई हंसी के साथ बोला कि साहब जी, मैनेजर साहब ने ये खास चाय बेची है और कहा है कि रात को कुंडी अच्छी तरह से लगाना, क्योंकि यहाँ दीवारों के भी कान नहीं आंखें भी होती है। जरून ने कीतली पकड़ी और दरवाजा बंद कर दिया, मगर उस लड़की की बात ने कमरे में एक नए खौफ और तजस्सुस को जन्म दे दिया कि आखिर इस होटल में चल क्या रहा है। जारून ने फौरन दरवाजे को 2 बार चेक किया, फिर तेजी से उस दीवार के पास गया जहां वो लड़का इशारा करके गया था। उस दीवार पर लगी एक बोसीदा तस्वीर हटाई तो वहां वाकई एक छोटा सा सुराख था, जिसके पार से दूसरी तरफ की मदन रोशनी नजर आ रही थी। सैरून ने गुस्से और फुर्ती से अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले, उन्हें मोड़ कर उस सुराख में ठोस दिया ताकि कोई जाग न सके, और मुड़कर हानिया से बोला कि ये चाय पियो और सोने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि आज रात हम सोएंगे नहीं बल्कि जाग कर पहरा देंगे और इस दौरान अपना काम मुकम्मल करेंगे ताकि सुबह होते ही इस जहन्नुम से निकल सके। हानिया ने खौफजदा होने की बजाय इस बात में सिर हिलाया और फाइल नंबर 143 खोलकर मेज पर रख दी। उस रात खौफ और मजबूरी ने उन्हें सोने ही नहीं दिया, मगर उसी खौफ ने उन दोनों के दिमागों को जोड़ दिया और सारी रात जाग कर उन्होंने वो ख्यालात कागज पर उतारे जो शायद पुरसुकून दफ्तर पर कभी ना उतरते, और सुबह की पहली किरण फूटने तक वो इस मंसूबे का ऐसा शाहकार तैयार कर चुके थे जिसने वापसी पर उनकी जिंदगी और कंपनी की किस्मत बदल कर रख देनी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये भी वो दो लोग हैं जो पिछले हफ्ते मेरी मेज के सामने खड़े होकर दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे, और आज तुम दोनों एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थक रहे हो। साहिब ने खुशगवार हैरत से अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए हानिया और जरून को देखा। इस्लामाबाद का दौरा कामयाब रहा था और प्रोजेक्ट उन्हें मिल चुका था। हानिया ने मुस्कुराते हुए फाइल साहब के आगे रखी और आजी से बोली कि जनाब, ये सब जरून की मेहनत है, ये जरून का आइडिया था। जरून ने फौरन बात काटी और संजीदगी से कहा, नहीं जनाब, असल आइडिया हानिया का था, दिमाग उसका चला है। साहिब ने कांपते हाथों से उसकी नीली फाइल को छुआ जिस पर 143 लिखा था और जज्बाती लहजे में कहा, तुम दोनों नहीं जानते, तुमने आज सिर्फ ये दफ्तर नहीं बचाया बल्कि मेरे बुढ़ापे की छत
اور میرے گھر کا سکون بھی بچا لیا ہے. چلو جاؤ اپنی زندگی جیو. کمرے سے باہر نکلتے کامران جو دروازے کے پاس کان لگائے کھڑا تھا، زہر بڑی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور تنزیہ بولا، کیا بات ہے؟ آج کل تو بڑی جوڑیاں بن رہی ہیں. لگتا ہے ترقی پانے کے لیے کام سے زیادہ دوسری ترکیبیں آزمائی جاتی ہے. ہانیہ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن زارون نے اسے جواب دینے سے روکا اور کامران کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ ترکیبیں نہیں، دوست قابلیت بولتی ہے. تم بھی تھوڑا دماغ استعمال کر لیا کرو تو شاید دروازے پر کان لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کامران چھین کر وہاں سے کھسک گیا. زارون ہانیہ کے قریب آیا، آہستہ سے بولا کہ ویسے تم جھوٹ اچھا بول لیتی ہو. میں نے اس رات بس باتیں کر کے تمہارا دماغ ہی کھایا تھا. ہانیہ ہنس پڑی اور بولی، تم بھی اداکاری اچھی کرتے ہو، شرافت کا لبادہ اوڑھ کر. لیکن شکر ہے کہ وہ ڈراؤنی رات اور تمہاری وہ خاص چائے ضائع نہیں کی گئی اور ہماری محنت رنگ لے آئی. ارے ہانیہ، تم یہاں اور وہ بھی اکیلی؟ مجھے لگا تھا تم اب تک کسی امیر لڑکے سے شادی کر کے گر بیٹھ چکی ہوگی، لیکن تم تو ابھی تک کتابوں میں ہی سر کھپا رہی ہو. ہانیہ کافی کی دکان پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پرانا کلاس فیلو کاشف وہاں آدم کا اور بنا اجازت کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. کاشف یونیورسٹی کے زمانے سے ہانیہ سے جیلس تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اول آتی تھی. ہانیہ کا موڈ خراب ہو گیا تھا. اس نے کتاب بند کی اور سر تیجے پہ کہا کہ میری شادی اور میرے کام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں کاشف. مہربانی کر کے یہاں سے جاؤ، مجھے اکیلے بیٹھنا ہے. کاشف نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کیوں بھائی اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سنا ہے کسی اشتہاری کمپنی میں لڑکی کر رہے ہو؟ میں تو اپنا کاروبار کرتا ہوں، کہو تو تمہیں بھی کوئی اچھی نوکری دلوا دوں. ابھی ہانیہ کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ ایک بہاڑی مردانہ آواز گونجی کہ یہ محترمہ کلرک نہیں بلکہ میری کمپنی کی سب سے بہترین آفیسر ہے، اور اگر انہوں نے تمہاری نوکری کی پیشکش رد کر دی ہے تو تمہیں دوسری بار اپنی بے عزتی کروانے کا شوق کیوں ہے؟ کاشف نے چونک کر پیچھے دیکھا تو زارون دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑا اسے گھور رہا تھا. زارون آگے بڑھا اور کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا کہ دوست، یہ میز پہلے سے ہی مخصوص ہے اور میں اپنی کافی ٹھنڈی ہونے پر بہت برا مانتا ہوں، اس لیے بہتر ہے تم ہوا کھاؤ. کاشف زارون کی شخصیت اور لہجے سے گھبرا گیا اور ہڑبڑاتے ہوئے وہاں سے کھسک گیا. ہانیہ نے سکون کا سانس لیا اور زارون کی طرف دیکھ کر بولی، تم ہمیشہ صحیح وقت پر آسمان سے کیوں ٹپک پڑتے ہو؟ شکریہ اسے بگانے کے لیے. گاڑی یہ موڑ پر روک دو پلیز، آگے مت چلاؤ ورنہ گھر میں قیامت آ جائے گی. ہانیہ نے گھر کے قریب پہنچتے ہی گھبرا کر زارون کا بازو پکڑ لیا. بارش تھم چکی تھی لیکن ہانیہ کے ماتھے پر پسینہ تھا. زارون نے حیرت سے بریک لگائی اور پوچھا، کیا ہوا؟ میں تمہیں تمہارے گھر کی گیٹ تک چھوڑ دیتا ہوں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہانیہ نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا اور سر پر ہاتھ مارتے بولی کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. وہ سامنے گیٹ پر جو خاتون بازو باندھے کھڑی ہے نا، وہ میری پھوپھو ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے زیادہ خطرناک ہے. اگر انہوں نے مجھے تمہاری گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تو امی کی جان کھا جائیں گی. زارون نے سامنے دیکھا تو ایک خاتون گیٹ پر کھڑی آنے جانے والی گاڑیوں کو گھور رہی تھی. زارون نے مسکرا کر کہا کہ ڈرو مت، میں کوئی چور نہیں ہوں، چلو میں خود انہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کولیگ ہوں. زارون نے ہانی کی بات سننے بغیر گاڑی سیدھی گیٹ کے سامنے جا روکی. پھپھو نے فوراً گاڑی کے قریب آ کر شیشہ کھٹکھٹایا. ہانی نے ڈرتے ڈرتے شیشہ نیچے کیا تو پھپھو نے زارون کو گھورتے سوالوں کی بوچھار کرتی کہ یہ کون ہے؟ اتنی رات کو تم غیر مرد کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہاری ماں نے یہی تربیت دی ہے تمہاری؟ زارون نے نہایت تمیز سے سلام کیا اور سنجیدگی سے بولا، آنٹی جی میں دفتر کا ڈرائیور ہوں. بارش کی وجہ سے صاحب نے کہا تھا کہ باجی کو کر چھوڑا، ورنہ ان کے پاس تو رکشے کے پیسے بھی نہیں تھے. یہ لے باجی کا بیگ. یہ کہہ کر زارون نے آنکھ دبا کر گاڑی آگے بڑھا دی اور پھپھو منہ کھولے کھڑی رہ گئی. کیا تم زندہ ہو؟ یہ پھپھو کے سوالوں نے تمہارا دماغ چاٹ لیا ہے. رات کے 12 بج رہے تھے جب ہانی کے فون کی اسکرین روشن ہوئی.
ज़ारून का पैगाम जगमगाया। हानिया ये पिछले 1 घंटे से अपनी अम्मी और फूफो की बातें सुन कर थक चुकी थी। अब बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। इस पैगाम को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। फूफो ने घर में हंगामा मचा दिया था कि हानिया कारों में घूम रही है, लेकिन ज़ारून के ड्राइवर बनने वाले ड्रामे ने बात थोड़ी सी संभाल ली थी। हानिया ने जल्दी से टाइप किया कि तुम बहुत बड़े ड्रामाबाज हो। मेरी फूफो अभी तक अम्मी से कह रही है कि कंपनी का ड्राइवर इतना हैंडसम क्यों था। तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज मेरी खैर नहीं थी। ज़ारून का जवाब फौरन आया कि ड्राइवर हैंडसम था, ये बात फूफो ने कही है या तुम कह रही हो। हानिया ने शर्माती हुई मोबाइल सीने से लगाया और कोई जवाब नहीं दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये खुशी आरजी है और कल दफ्तर में एक नया तूफान उसका मुंतजिर है, जो उनकी इस खूबसूरत कहानी और आज की शाम को बिखेर कर रख देगा। फिलहाल वो बस इस लम्हे को जीना चाहती थी। ज़ारून ने अपने कमरे में फोन साइड पर रखा और खुद कलामी करते बोला कि ज़ारून मियाँ, लगता है तुम गए काम से। ये फाइल नंबर 143 सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं रहा। आज का दिन हमारी कंपनी की तारीख का सबसे बुरा दिन है और इस कामयाबी के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत है, इसलिए केक कटने का हक भी सबको है। साहिब ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा और दफ्तर के हाल में जश्न का समा बन गया। सब लोग तालियां बजा रहे थे और ज़ारून भी मुस्कुराते हुए हानिया को केक का टुकड़ा पेश करने ही वाला था कि कामरान ने हानिया के कान में सरगोशी की कि ज़ारून की अदाकारी देखो, कितना मासूम बन रहा है, हालांकि इसने तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंप दिया। हानिया ने हैरत से कामरान को देखा तो उसने आंख के इशारे से हानिया को कैफेटेरिया की तरफ बुलाया। कैफेटेरिया के कोने में जाकर कामरान ने जेब से एक कागज निकाला और डरावनी अंदाज में बोला कि मुझे अफसोस है हानिया, लेकिन जरूर ने साहब से कहकर तरक्की की फहरिस्त से तुम्हारा नाम कटवा दिया है। ये देखो, नई लिस्ट जिसमें सिर्फ जरून का नाम है और तुम्हारे लिए फारिग करने का खत है। हानिया के हाथों में वो कागज कांपने लगा। उसका दिमाग सुन हो गया और जश्न की आवाजें से बहुत दूर महसूस होने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स के साथ उसे रात भर बातें की थी वो ऐसा भी कर सकता है। कामरा ने जल्दी पर तेल छिड़कते हुए मजीद कहा, जरून अमीर ज्यादा है, उसे अपनी शोहरत प्यारी है, वो नहीं चाहता कि फिलहाल कोई लड़की उसके बराबर खड़ी हो। तुम तो बस इस्तेमाल हुई हो हानिया। ये सुनते ही हानिया की आंखों में आंसू और दिल में नफरत का तूफान उमड़ आया। वो मुड़ी और सीधा जारून के कमरे की तरफ भागी। मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो, मगर तुम तो सबसे बड़े दुश्मन निकले। तुमने मेरा ख्याल चुराकर अपनी तरक्की करवा ली और मुझे बताया तक नहीं। लानत है ऐसी दोस्ती पर। हानिया गुस्से से जारून के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और उसकी मेज पर अपना इस्तीफा जोर से दे मारा। कमरे में मौजूद बाकी अमला हक्का पका रह गया और खामोशी छा गई। जारून जो मुस्कुराते उसका इस्तकबाल करने वाला था अपनी जगह जम गया। हानिया ने सांस रोके बगैर चीखते हुए कहा, तुम अमीर लोग हम जैसे मुख्ती लोगों को सिर्फ सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हो। तुमने मेरे भरोसे का तमाशा बना दिया जारून। जारून अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और घबरा कर बोला, हानिया, तुम होश में तो हो? ये क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरी बात तो सुनो, सब कुछ नहीं है। हानिया ने नफरत से हाथ झटकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही तुम्हारे झूठे बहाने सुनने। मैं हमेशा के लिए जा ली हूँ। रख लो ये नौकरी और तरक्की, मुबारक हो तुम्हें। वो मुड़ी और तेजी से दफ्तर से बाहर निकल गई, जबकि जारून उसके पीछे भागा, लेकिन वो लिफ्ट में सवार हो चुकी थी। जारून ने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा और उसे जाते हुए देखकर खुद कलामी की कि ये लड़की हमेशा जज्बात में आकर सब कुछ तबाह कर देती है, लेकिन आज मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। मुझे इसे रोकना होगा। जारून, खुदा के लिए इसे छोड़ दो, ये मर जाएगा, तुम पागल हो गए हो क्या? जारून के साथ ही आसिम ने बड़ी मुश्किल से जारून को पीछे खींचा, जो कामरान का गिरबान पकड़े उसे दीवार से लगाकर मार रहा था। जारून की आंखों में खून उतर आया। उसे दहाड़ते हुए कहा,
اس کمینے سے پوچھو کہ اس نے ہانیہ کو کیا پٹی پڑھائی ہے۔ اس کے ایک جھوٹ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اسی شور شرابے میں صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلا ہے اور غصے سے بولے، کیا بدتمیزی ہے، دفتر کو اکھاڑا بنا رکھا ہے۔ زارون نے کامران کو زمین پر پٹکا اور صاحب کی طرف انگلی اٹھا کر بولا کہ ڈیڈ، اس شخص نے جعلی لسٹ بنا کر ہانیہ کو دکھائی ہے۔ اگر وہ لڑکی واپس نہ آئی تو میں یہ پروجیکٹ اور یہ کمپنی دونوں جلا دوں گا۔ کامران نے ڈرتے ہوئے اعتراف کیا کہ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا بات اتنی بڑھ جائے گی۔ زارون نے آسم کو دھکا دیا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا کہ شاید وہ ابھی بھی ہانیہ کو راستے میں روک سکے۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر کامران سے کہا، دعا کرنا میں اسے منا لوں، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ دیکھو ہانیہ، اب نخرے مت کرنا، یہ لڑکا امریکہ سے ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم میں سے کوئی نوکری نہیں کروائے گا، بلکہ گھر بیٹھو اور راج کرو۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں پھپھو نے ایک تصویر میز پر پٹک دی اور ہانیہ کی امی کو گھورتے ہوئے کہا کہ بھابھی اب آپ بھی ہاں کر دیں، ورنہ یہ لڑکی ہماری عمر دفتروں میں دھکے کھاتی رہے گی۔ ہانیہ جو ابھی دفتر سے دوڑتی ہوئی آئی تھی اور صوفے پر گمسم بیٹھی تھی، اس نے تصویر دیکھے بغیر ویران نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن آپا، لڑکا عمر میں کافی بڑا ہے اور ہانیہ بھی۔ پھپھو نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے عمر کو چھوڑو، قسمت دیکھو، اور ویسے بھی تمہاری بیٹی نے دفتر میں کیا کما لیا، روتی ہوئی آئی ہے نا واپس۔ ہانیہ نے آنسو پوچھے اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے تصویر پر ہاتھ رکھا اور مردہ لہجے میں بولی، امی، پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے نوکری نہیں کرنی، اب جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی، بس میری جان چھوڑ دے۔ ابھی گھر میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ باہر گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی زوردار آوازیں اور کسی نے پاگلوں کی طرح گیٹ پیٹنا شروع کر دیا۔ پھپھو غصوں سے کھڑی ہو گئی اور کھڑکی سے جھانک کر بولی کہ یہ وہی لفنگا ہے جو اس دن تمہیں چھوڑنے آیا تھا، رکو میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ ہانیہ نے گھٹنوں میں سر دے لیا، اسے لگا جسے اس کی زندگی کا آخری باب بھی بند ہو رہا ہے۔ ہانیہ بیٹا، اب منہ لٹکا کر مت بیٹھنا، 3 دن گزر چکے ہیں اس بات کو، اور ویسے بھی شکیل صاحب بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، اگر تم نے آج ان کے سامنے کوئی تماشا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو نے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوتے سے تنبیہ کی، جو کہ آئینے کے سامنے بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ دفتر کے واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے اور اس دوران زارون نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہانیہ نے اپنا فون بند کر رکھا تھا اور پھپھو نے اسے گھر کے گیٹ تک بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ ہانیہ نے مایوسی سے اپنی امی کی طرف دیکھا جو کہ خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی، اور دھیرے سے بولی، پھپھو آپ جو کہیں گی میں کروں گی، میرے اندر اب لڑنے کی ہمت نہیں ہے، بس آپ اس قصے کو ختم کر دیں۔ پھپھو نے خوش ہو کر ہانیہ کے سر پر دوپٹہ جمایا اور بولی کہ یہ ہوئی نا بات، سیانوں والی بات، چلو باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا شکیل کو زیادہ بولنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، اس لیے زبان بند رکھنا۔ بہن جی، ماشاءاللہ لڑکی تو بہت سلیقے والی لگ رہی ہے، لیکن سنا ہے دفتر میں کام کرتی تھی، تو کہیں سے باہر گھومنے پھرنے اپنی مرضی چلانے کی عادت تو نہیں؟ کیونکہ ہمارا بیٹا شکیل بہت پرانے خیالات کا ہے، اسے گھر بیٹھنے والی بیویاں پسند ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی موٹی خاتون نے ہانیہ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے اپنی ناک سکیڑی۔ ہانیہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے سامنے بیٹھا شکیل پان چباتے اسے ایسے دکھ رہا تھا جیسے کسی شو پیس کا جائزہ لے رہا ہو۔ ہانیہ کی امی نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں نہیں بہن جی، ہانیہ تو بہت گھریلو بچی ہے، وہ تو بس شوق میں نوکری کر رہی تھی، اب شادی کے بعد تو گھر ہی سنبھالے گی۔ شکیل نے پہلی بار منہ کھولا اور ہنستے ہوئے بولا، چلو اچھا ہے، ورنہ مجھے تو شک تھا کہ دفتر کی ہوا لگنے کے بعد لڑکیاں قابو میں نہیں آتی، اور مجھے آزاد خیال عورتیں سے سخت چڑ ہے۔ ہانیہ کا دل کیا کہ وہ اٹھ کر اس شخص کے منہ پر تماچا دے مارے، لیکن وہ اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے خاموش بیٹھی رہی۔ ابھی شکیل مزید کوئی بکواس کرنے ہی والا تھا کہ باہر گیٹ پر ایک زوردار ہنگامہ ہوا اور چوکیدار کی چیخنے کی آواز آئی، خبردار
اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی میں آج ہانیہ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، چاہے تم لوگ پولیس کو بلا لو۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ ترام سے کھلا اور زہران چوکیدار کو دھکا دیتے اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، آنکھیں سرخ تھی اور چہرہ بتا رہا تھا کہ پچھلے 3 دنوں سے سویا نہیں ہے۔ ہانیہ کے والد اور شکیل فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ہانیہ کے والد نے آگے بڑھ کر زرون کو دھکا دیا اور گرجدار آواز میں بولے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں زبردستی گھسنے کی؟ نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم نے پہلے ہی میری بیٹی کو دفتر میں بدنام کر رکھا ہے، اب یہاں کیا تماشا لگانے آئے ہو؟ زارون نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی جگہ مضبوطی سے قدم جمائے اور اونچی آواز میں بولا، انکل آپ شوق سے میری ٹانگیں توڑ دیں لیکن پہلے میری بات سن لیں۔ آپ کی بیٹی بدنام نہیں ہے بلکہ اس پورے شہر کی سب سے قابل لڑکی ہے اور میں یہاں یہی ثابت کر رہا ہوں۔ پھپھو نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو بھائی جان، یہ وہی آوارہ لڑکا ہے، اسے دھکے دے کر نکالو، یہ ہمارا رشتہ کروانے آیا ہے۔ میں رشتہ کروانا نہیں لیکن جوڑنے آیا ہوں۔ یہ کاغذ دیکھیں انکل اور پھر فیصلہ کریں کہ جھوٹا کون ہے۔ زارون نے اپنی جیب سے ایک مڑا ہوا کاغذ نکالا اور اسے میز پر پٹک دیا۔ شکیل اور اس کی ماں ڈر کے مارے کونے میں دبک گئے۔ ہانیہ کے والد نے غصے سے وہ کاغذ اٹھایا تو ان کے تیور بدل گئے۔ زارون نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو اسے حیرت اور صدمے سے دیکھ رہی تھی اور پھر اس کے والد سے مخاطب ہو کر بولا، یہ میرا استعفیٰ ہے اور ساتھ میں کمپنی کے مالک کا بیان حلفی۔ انکل کمپنی نے صرف ایک بندے کو ترقی دینی تھی اور میں نے 3 دن لڑ کر یہ ثابت کیا کہ وہ حق ہانیہ کا ہے۔ وہ لسٹ جو ہانیہ کو دکھائے گی وہ جعلی تھی۔ میں نے اپنی ترقی واپس کر دی تاکہ ہانیہ کو اس کا عہدہ مل سکے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ کے والد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہانیہ نے بڑی ہوئی آنکھوں میں کہا کہ میں ہانیہ سے اسی لیے لڑتا تھا کہ مجھے اس سے نفرت تھی۔ میں اس لیے لڑتا تھا کیونکہ وہی واحد لڑکی تھی جو میرا مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں نے کبھی اس کا حق نہیں مارا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسے اپنی جھوٹی سوچ، جلد بازی اور شدید پچھتاوا ہوا کہ اسے زارون کو دشمن سمجھ لیا۔ دیکھیے بھائی صاحب، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیٹی کے دفتر میں یہ چکر چل رہا ہے۔ یہ لڑکا تو پاگل لگتا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، ہمیں اجازت ہے۔ شکیل کی ماں نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا اور بیٹے کو اشارہ کیا کہ چلو یہاں سے، یہ لڑکی ہمارے مطلب کی نہیں ہے۔ زارون نے راستے سے ہٹنے والی تنزیہ سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی بالکل، آپ جیسے شریفوں کو یہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کا بیٹا ہانیہ بی بی کے غصے کا 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر پاتا، وہ اسے کچا چبا پڑ جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہانیہ کے والد نے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولے کہ بیٹا مجھے معاف کرنا، میں نے اور میرے گھر والوں نے تمہیں غلط سمجھا۔ تم نے میری بیٹی کی خاطر اپنی ترقی قربان کر دی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا جو کہ ابھی تک رو رہی تھی اور پھر اس کے والد کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر بولا، آنکل ترقی تو میرے دوسری نوکری میں بھی کر لوں گا لیکن یہ لڑکا لڑکی مجھے کہیں اور نہیں ملے گی۔ میں اس سے لڑے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے پلیز یہ ترقی کا لیٹر اور یہ لڑکی دونوں میرے حوالے کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی رونے نہیں دوں گا سوائے اس وقت کے جب میں اسے اسی بند کر دوں گا۔ پھپھو نے پیچھے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ لڑکا ہے تو بدتمیز اور ضدی لیکن بات تو مردوں والی کر رہا ہے۔ ہانیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا کر زارون کو دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کی کہانی کا اختتام استعفے پر نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت معاہدے پر ہو رہا تھا۔ اگر تم نے اگلی بار اپنا گیلا تولیہ بستر پر رکھا تو میں اسے تمہارے دفتر کے بیگ میں رکھ دوں گی، پھر وہاں بیٹھ کر اسے سکھاتے رہنا۔ ہانیہ نے کمرے میں داخل ہوتے بستر کی حالت دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ شادی کو 1 سال گزر چکا تھا اور یہ اب ان کے گھر کا روزانہ کا معمول تھا۔ زارون جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، اسے بڑی معصومیت سے کنگھی نیچے رکھی اور پیچھے مڑ کر کہا، بیگم صاحبہ یہ تولیہ وہاں اس لیے رکھا تھا تاکہ ابھی اسے اسی کی ہوا لگ سکے۔ بیچارہ گیلی کفن سے گھبرا رہا تھا
और तुम ख्वामख्वाह एसी के पीछे पड़ी रहती हो। हानि ने गुस्से से तौलिया उठाया और जरून की तरफ फेंकते बोली कि तुम नहीं सुधर सकते। तुम वही लापरवाह इंसान हो जिसे मैंने दफ्तर में बर्दाश्त किया था और अब यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ। अभी उनकी तू तू मैं जारी ही थी कि दरवाजा खुला और व्हील चेयर पर बैठी जरून की दादी जान अंदर दाखिल हुई, जिनकी उम्र 80 साल थी, मगर वो घर में सबसे ज्यादा रूप रखती थी। दादी जान ने हानि के सर पर प्यार से हाथ फेरा और अपनी छड़ी जरून की तरफ लहरा कर बोली कि क्यों का तंग कर रहा है मेरी बहू को। हानिया बेटा, ये तो बचपन से ही ऐसा है। मुझे याद है जब ये छोटा था तो ये अपने गंदे हाथ पर्दों से साफ करता था। शुक्र करो इसे तौलिया बिस्तर पर रखा है, पर्दों पर नहीं। जारून ने मुंह बसोरते हुए कहा कि दादी, आपने तो मेरी टीम में थी ना, या आप दुश्मनों से कम मिल गई। दादी ने हंसते हुए कहा कि जब से तुमने मेरी पसंद की चाय बनाना छोड़ दिया है, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, दफ्तर के लिए देर हो रही है। खुदा का वास्ता है, तुम दोनों अब मियां बीवी हो। कम से कम अब तो मेरे कमरे को उखाड़ा बनाना बंद करो ना। मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं जब तुम दोनों मेरी नाक में दम करते थे। साहिब ने सर पकड़ते अपनी ऐनक मेज पर रखते हुए सामने बैठे जरून और हानिया को दिखा, जो फिर किसी फाइल पर बहस कर रहे थे। आज उनकी शादी, उस मशहूर प्रोजेक्ट की पहली सालगिरह थी। हानिया ने फाइल बंद की और संजीदगी से बोली कि सर, मैं तो बस इसे समझा रही थी कि इस बार इश्तिहार में नीला रंग इस्तेमाल होगा, लेकिन ये मजीद है कि लाल रंग होना चाहिए। अब आप ही फैसला करें कि मेरी पसंद बेहतर है या इसकी। जारून ने कुर्सी से टेक लगाए हुए शरारत से कहा कि सर, मेरी पसंद तो हमेशा लाजवाब होती है। आखिर मैंने हानि को पसंद किया था। अब अगर इसे मेरी पसंद पर शक है तो ये अपनी ही तौहीन कर रही है। साहिब, ये सुनकर जोर से हंस पड़े और हानिया शर्म से लाल हो गई। साहिब ने दराज से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रखते हुए बोले कि तुम दोनों वाकई कभी नहीं बदल सकते, और यही तुम्हारी खूबसूरती है। ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से सालगिरह का तोहफा है। आज तुम दोनों जल्दी घर जाओ और मेहरबानी करके कल तक मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना, वरना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हानिया ने लिफाफा उठाया और मुस्कुराते हुए जरून की तरफ देखकर बोली कि चलो उठो, अभी साहब हमें धक्के देकर निकालेंगे, इससे पहले खुद ही निकल जाते हैं। वैसे भी आज मुझे तुम्हारा हिसाब बराबर करना है। यार, शादी के बाद मुझे एसी का ना रिमोट नहीं मिल रहा, तो मैंने शादी क्यों की। मेरा तो सारा मन ही ठंडा हो गया। मुझे गर्मी लग रही है और तुमने कमरे को कश्मीर बनाया हुआ है। शाम का वक्त था, वो अपने कमरे में लाउंज में बैठे थे। जारून सोफे पर बैठा मसनूई गुस्से का इजहार कर रहा था और हाथ में रखाकर एसी का रिमोट मांग रहा था। हानिया हाथ में चाय का कप लिए मुस्कुरा रही थी और उसके दूसरे हाथ में वही रिमोट था जिस पर उसकी पहली लड़ाई हुई थी। अभी जरून अपनी किस्मत का रोना रो ही रहा था कि अचानक उसने नाक सुखेरते हुए हवा में कुछ सूंघा और चुनकर बोला, हानिया, तुम्हें चलने की बू आ रही है क्या? तुमने केक ओवन में रखा था। हानिया के हाथ से रिमोट छूटकर सोफे पर गिरा और वो चीखी और किचन की तरफ भागी कि हाय अल्लाह, मैं तो तुम्हारी बातों में भूल ही गई, मेरा केक। दोनों किचन में पहुंचे तो ओवन से धुआं निकल रहा था। हानिया ने खांसते हुए केक बाहर निकाला, जो अब केक कम और कोयला ज्यादा लग रहा था। जरूर ने केक की तरफ की हालत देखकर अपनी हंसी रोकते हुए शेल्फ पर केक लगाई और संजीदगी से बोला, वहां बेगम, मानना पड़ेगा, तुम दफ्तर की फाइल के साथ साथ खाने को भी आग लगाने का हुनर जानती हो। वैसे ये ब्लैक फास्ट केक है या ब्लैक होल? हानिया को मुंह रुआब हो गया और उसने रोने गुस्से से बेलन उठा लिया। जरून ने फौरन वहां से दौड़ लगा दी और सीधा भाग कर बेडरूम में घुस गया। जरून के बच्चे, आज नहीं बचोगे तुम मेरे हाथों से। लेकिन जैसे वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि जरून बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा है। उसने अपने दोनों हाथों में एक बड़ा सा तोहफा का डिब्बा उठा रखा है और ढाल की तरह आगे को किया हुआ है। इससे पहले कि हानिया बेलन चलाती, जरून ने आंखें मीचकर जोर से कहा, सालगिरह मुबारक हो मेरी लड़का बेगम।
हानिया से पहले आखिरी ख्वाहिश के तौर पर ये तोहफा खोल लो, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। हानिया ने हैरत से डिब्बा खोला तो अंदर से एक मोटी अदना जैकेट और एक गर्म टोपी निकली। हानिया ने एक जोरदार कहका लगाया और टोपी हाथ में नचाते हुए बोली, जारून, ये क्या मजाक है? जून का महीना चल रहा है और तुम मुझे जैकेट तोहफे में दे रहे हो? जारून ने संजीदगी से अपने बाजू पर हाथ रगड़ते हुए कहा, बेगम साहिबा, बाहर जून है, लेकिन इस कमरे में हानिया बीबी की मेहरबानी से दिसंबर चल रहा है। मैंने सोचा इससे पहले कि मैं नमूनिया का शिकार हो जाऊं, अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लूं खुद ही। हानिया हंसते हंसते दोहरी हो गई थी। उसने वो टोपी जारून के सर पर पहना दी और प्यार से उसकी नाक खींचते हुए बोली, तुम दुनिया के वाहिद शौहर हो जो रोमांस के बीच भी अपनी जान बचाने की फिक्र करते हो। लेकिन रुको, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। वो भागकर वही 143 नंबर वाली फाइल उठा लाई। सर, तुम हमेशा पूछते थे ना, किस नंबर का मतलब? जरा अंग्रेजी लफ्ज आई लिखो, कितने हरफ है? जरून ने उलझन में जवाब दिया, एक लफ्ज। लो, लव के हरूफ गिनो, 4, और आखिरी लफ्ज यू के। हानि ने उसकी आंखों में देखा, 3, 1, 4 और 3, आई लव यू। जरून ने बेयकीनी से हानिया को देखा तो वो मुस्कुरा दी। यार, तुमने मोहब्बत का इजहार भी इतने पेचीदा तरीके से किया कि मैं पागल से रियाजी का सवाल समझता रहा। कमरे में एक अजीब सा सुकून था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और अंदर मोहब्बत की गर्मजोशी थी। ये फाइल कोई दफ्तरी कारोबारी फाइल नहीं थी, बल्कि मेरा खामोश इकरार था। जरून हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में हानिया को देखने लगा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने धीरे से पूछा, लेकिन तुम्हें मुझ जैसे लापरवाह इंसान से मोहब्बत कब हुई? हानिया ने जरून का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और धीमी आवाज में बोली कि उसी वक्त जब तुमने मेरे हाथ से फाइल छीनी थी और इसे एसी के दर्जा हरारत पर मुझसे झगड़ा किया था। उस दिन मुझे एहसास हो कि तुम वाहिद इंसान हो जो मुझे एक जीती जागती लड़की समझते हो, वरना बाकी सब तो मुझे सिर्फ एक मशीनरी या गुड़िया ही समझते थे जो सिर्फ काम करती है। तुम्हारी इस लड़ाई और शरारतों ने मेरे अंदर की हानि को जिंदा कर दिया है। तुमने मुझे वो मान दिया कि किसी ने नहीं दिया। जारून का दिल जज्बात से भर गया और आवाज में बोला, मुझे लगा था कि मैं इस वक्त अकेला इस मोहब्बत के सफर में कैद रहूंगा, मगर तुमने तो मुझे राह ही दे दी। हानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, रिमोट? जरून का हाथ थपथपाया और शौकी से बोली, इसलिए अब ये रिमोट रखो और अपनी जेब का जश्न मना, वरना अगली किस्त में एसी की तरवा दूंगी। जरून ने रिमोट मेज पर दूर फेंका और हानिया के कंधे पर सर रखते आंखें बंद करके बोला कि मुझे ये रिमोट नहीं चाहिए। मुझे तो बस वो सुकून चाहिए जो तुम्हारे पास बैठकर मिलता है। शुक्र है कि फाइल नंबर 143 हमेशा के लिए मंजूर हो गई है। अब चाहे तुम एसी 16 पर चलाओ या केक जला दो, इस 143 की गरमाइश अब सारी जिंदगी काफी रहेगी।